दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस कक्षा में हम संस्कृत शिक्षण पढ़ेंगे जो मैराथन श्रृंखला चल रही है। और ये आपका सीटेड जनवरी 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और ये जो प्रश्नोत्तर श्रृंखला है आपकी पेपर 1 और 2 दोनों के लिए है। तो वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये बेनिफिट देगा। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वैदिक गुरु नाम से ही है वो, और लिंक भी दिया हुआ है आपको। अब देखिए, यहाँ पर हम आज की ये जो श्रृंखला है इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 1 से 15 विकल्पात्मक उत्तरे व्यवचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। अधोलिखित प्रश्नों में जो 1 से 15 तक के जो प्रश्न हैं इसमें विकल्पों को देखकर, इसको जो विकल्प दिए हैं उनको देखकर उचित उत्तर को देखकर लिखिए। तो फर्स्ट है रटना अभ्यास कारणेन विद्यार्थीनां विकासे कीदृशच्छति भवति। मतलब इसका यह अर्थ हुआ कि जो रटन अभ्यास से छात्रों के विकास में जो बाधा पहुंचती है वो कैसे पहुंचती है, बाधा कैसे होती है। ते कक्षाम अध्यापन कर्मणि दूरी कृता भवन्ति। वे कक्षा में अध्यापन कार्यों से मतलब दूरी बना लेते हैं। ऐसा कह रहे हैं कि वे कक्षा के अध्यापन से वह दूर रहते हैं। बी नंबर है ते अध्ययनस्योपरि श्रद्धां कर्तुं न शक्नोमि। मतलब वे अध्ययन के उपरांत, छात्र जो है अध्ययन के बाद ध्यान देने में श्रद्धां कर्तुं न शक्नुवन्ति, ध्यान देने में असमर्थ होते हैं। सी नंबर तेषां बुद्धि विकासः न भवन्ति, उनके बुद्धि का विकास नहीं होता है। डी नंबर तेषां आत्मविश्वासः नष्टः भवति, उनके आत्मविश्वास नष्ट होता है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। ते अध्ययनस्योपरि, अध्ययन के उपरांत ध्यान देने में श्रद्धां कर्तुं न शक्नुवन्ति, ध्यान देने में वो ते अध्ययनस्योपरि मतलब अध्ययन के उपरांत उचित ध्यान देने में असमर्थ होते हैं। कर्तुं न शक्नोमि। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। भाषा शिक्षणे आगमन पद्धते एषः लाभः अस्ति। भाषा शिक्षण में आगमन पद्धति एषः लाभः, ऐसा कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण में आगमन पद्धति का यह लाभ होता है। क्या लाभ होता है? कक्षायाम अनुशासनम रक्षितम भवति, कक्षा का जो अनुशासन होता है उसकी रक्षा होती है। बी नंबर विद्यार्थिनः अल्पे एवं समय अधिकम पठितुं शक्नुवन्ति। मतलब विद्यार्थियों को अल्पे एवं समय, विद्यार्थी कम समय में अधिक पढ़ सकते हैं। विद्यार्थी भी गृह कार्य करणस्य आवश्यकता नाम नास्ति। ऐसा कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को गृह कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। विद्यार्थियों को गृह कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। विद्यार्थी सु रटना अभ्यासस्य अभावः भवति। मतलब रटन अभ्यास का अभाव होता है। विद्यार्थियों में रटन अभ्यास का अभाव होता है। तो देखिए आगमन पद्धति, देखिए पद्धतियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक निगमन होता है, पहला निगमन, और दूसरा क्या है? आगमन। नियम से उदाहरण निगमन होता है। देखिए इसमें ट्रिक है, न से नियम, तो नियम से उदाहरण की ओर उदाहरण। ठीक। और इसमें क्या है? उदाहरण से नियम। ठीक। जो आगमन पद्धति होती है उसमें पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियम दिया जाता है। निगमन में क्या होता है? पहले नियम होता है फिर उदाहरण होता है। ठीक। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं
कि भाषा शिक्षण में आगमन पद्धति से क्या लाभ है। तो इसमें क्या होता है, विद्यार्थी से रटन अभ्यास अभावा भवति, बच्चा करके सीखता, रटता नहीं है, रटंत विद्या इसमें नहीं होती है। ठीक, उदाहरण पहले क्या करेंगे, उदाहरण देंगे, फिर नियम बताएंगे। तो अनुशासन की रक्षा होती है, ठीक, ऐसा नहीं है। अल्पे और समय अधिक पठितम शक्नुवन्ति, मतलब विद्यार्थी कम समय में अधिक पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी गृह कार्य से करने से आवश्यकता नास्ति, ऐसा नहीं है। इसमें जो रटन अभ्यास होता है उसका अभाव होता है, ठीक, अभावः भवति। तो ये आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, भाषा तावत् एतस्य अभिव्यक्तेः स्वाभिप्राय प्रकटनाय उत्तमं मध्यमम अस्ति। इसका यह अर्थ हुआ कि भाषा की अभिव्यक्ति, भाषा तावत भाषा की अभिव्यक्ति अपने अभिप्राय को प्रकट करने में सर्वोत्तम साधन है। क्या है, प्रचारस्य संग्रहस्य आदान प्रदान विनिमयस्य या फिर उपयुक्तम सर्वमपि। तो देखिए, भाषा की अभिव्यक्ति अपने अभिप्राय को प्रकट करने का जो सर्वोत्तम साधन है वो है आदान प्रदान। ठीक, क्या होता है इसमें, जो सी नंबर हो जाएगा वो राइट हो जाएगा कि भाषा जो होती है इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, विचार प्रकट करना जो है वो मुख्य रूप से माना जाता है। वो कैसे होगा, भाषा तावत एतस्य अभिव्यक्ति, भाषा की अभिव्यक्ति अपने अभिप्राय को प्रकट करने का जो सर्वोत्तम साधन है वो है आदान प्रदान विनिमय, मतलब भाषा का आदान प्रदान, भाषा का आदान प्रदान। ठीक, ये हो जाएगा आपका 3, इसलिए ये राइट हो जाएगा सी नंबर। प्रचार करना, संग्रह करना, इसके बाद डी तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ऊपर एक तो सर्वनाम नहीं है। प्रचार और संग्रह नहीं होगा, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद 4 क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय बालई निम्नलिखितेषु किम अध्येतव्यम। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, पहले इसमें ये जो थर्ड क्वेश्चन था इसमें एक हम देख लेंगे इसमें क्या होता है। संग्रह में क्या होता है, कुछ प्रश्नों अथवा तथ्यों को एकत्र करके उसका संग्रह बनाया जाता है, तो संग्रह में ये आ जाएगा। ठीक, ठीक है। और प्रचार करना तो जानते ही हैं, किसी चीज़ का प्रचार करना। ठीक, तो इसके बाद हम 4th क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय बालई निम्नलिखितेषु किम अध्येतव्यः। इसका यह अर्थ हुआ कि भारतीय बालकों के द्वारा निम्नलिखित में से क्या पढ़ा जाना चाहिए। मातृभाषा पढ़ी जानी चाहिए, मातृभाषा तथा प्रादेशिक भाषा पढ़ी जानी चाहिए, मातृभाषा तथा आंग्ल भाषा, इंग्लिश मतलब, ठीक, इसका अर्थ है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक, और तात अपि त्रिस्ता भाषा, इसमें क्या कह रहे हैं कि तीनों त्रिभाषा जो सूत्र है, ठीक है, त्रिभाषा आप जानते होंगे उसके बारे में कि इसमें त्रिभाषा पढ़ी जानी चाहिए। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भारतीय भारतीय बालकों के द्वारा निम्नलिखित में से क्या पढ़ा जाना चाहिए, ता अपि त्रिस्ता भाषा, तीनों भाषाएं पढ़ी जानी चाहिए। कौन त्रिभाषा, इसमें कौन कौन सी भाषा आती है, इसमें पहली भाषा देखिए फर्स्ट में आपका मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा आ जाएगी, क्षेत्रीय भाषा। सेकंड में क्या आ जाएगा आपका, हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी या इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक, और जो जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, गैर हिंदी भाषी जो राज्य हैं वहाँ पर हिंदी या इंग्लिश बोली जाएगी, ये सेकंड वाले में ही आएगा। उसके बाद थर्ड में क्या आएगा, तीसरी में क्या आ जाएगा, हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में इंग्लिश या एक कोई आधुनिक भारतीय भाषा। ठीक,
इंग्लिश या फिर या आधुनिक भारतीय भाषा। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद 5 क्वेश्चन देखेंगे। कस्याचित समावेशी कक्षायां भाषा शिक्षण संदर्भे एका समस्या। ऐसा कह रहे हैं इसमें कि किसी समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के संदर्भ में एक समस्या है। क्या समस्या है? विद्यार्थी नाम योग्यता विषयक विषमता। विद्यार्थियों में योग्यता विषयक विषमता मतलब किसी में ज़्यादा योग्यता है, किसी में कम योग्यता है, ये है। फिर विद्यार्थी नाम आसक्तो असमानता। उनकी आसक्तिता मतलब कितना ध्यान दे पा रहा है। कोई विद्यार्थी ज़्यादा ध्यान दे पाता है, कोई कम ध्यान दे पाता है। उनकी आसक्तिता किस तरह है, उसमें असमानता ये है। या फिर सी नंबर समुचित भाषा अधिगम परिवेश विकासस्य असामर्थ्य। मतलब समुचित भाषा अधिगम परिवेश में विकास करने में असमर्थ होते हैं। मतलब भाषा सीखने में जो परिवेश है उसमें विकास जो होता है, विकास करने में ये जो समावेशी बच्चे होते हैं वो असमर्थ होते हैं। या फिर डी नंबर समुचित भाषा अध्ययन सामग्री अभाव। समुचित भाषा अध्ययन सामग्री का अभाव होता है। ठीक, तो अभी समझ में आया कि समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या उपयुक्त तो भाषा परिवेश का निर्माण ना हो पाना है। कि भाषा परिवेश, ये सी नंबर का अर्थ हुआ कि भाषा परिवेश का निर्माण नहीं हो पा रहा है। फिर विद्यार्थियों की योग्यता में भिन्नता है। यहाँ पर देखिए ए नंबर में योग्यता में भिन्नता। या फिर विद्यार्थियों की शक्ति में असमानता, विद्यार्थियों की शक्ति में असमानता का होना। या फिर समुचित भाषा अध्ययन सामग्री का अभाव होना। तो देखिए इसमें क्या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि समुचित भाषा अधिगम परिवेश विकास से असमर्था असामर्थ्य। मतलब इसका यह अर्थ हुआ कि समावेशी कक्षा यह एक शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई तथा अन्य भिन्न भिन्न परिस्थितियों की परवाह किए बिना बच्चे शामिल होते हैं। ठीक, ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि उनकी शारीरिक मतलब उनके शरीर में कोई विकार है तो उनको समावेशी कक्षा में नहीं सम्मिलित किया जाएगा। फिर बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई, ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता है। समावेशी कक्षा में बच्चे क्या होते हैं, भाग लेने के लिए अधिकारी होते हैं और हर तरह के बच्चे को स्कूल जो है वो स्वीकार करता है। ठीक, समावेशी छात्रों को विकलांग छात्रों से अलग करने के लिए विशेष स्कूलों या कक्षाओं के उपयोग को अस्वीकार करता है। कि जो लंगड़े, लूले हों या फिर अपाहिज बच्चे हों उनको जो है समावेशी शिक्षा क्या करता है कि इन लोगों को भी इसमें इंक्लूड करता है। ऐसा नहीं कि उनको अलग कर दिया जाए। ठीक, ये इसमें सामान्य छात्र भी और विकलांग जो होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं समावेशी कक्षा में। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये फर्स्ट जो सी नंबर हो जाएगा। इसमें 5 क्वेश्चन में सी नंबर राइट हो जाएगा कि समुचित भाषा अधिगम परिवेश में विकास में असमर्थ होते हैं। ठीक, इस तरह के बच्चे। तो राइट आंसर सी नंबर। इसके बाद देखेंगे 6 क्वेश्चन। मातृभाषा शिक्षणस्य ज्ञानोद्देश्येषु निम्नलिखितेषु किं नास्ति। इसमें ये कह रहे हैं कि मातृभाषा शिक्षणस्य, जो मातृभाषा शिक्षण होता है ज्ञानोद्देशेषु निम्नलिखितेषु किं नास्ति। ज्ञानोद्देश्य में निम्नलिखित में से क्या नहीं है। ए उच्चारण से ज्ञानार्जनम, उच्चारण का ज्ञान अर्जन करना। भाषायां विभिन्न प्रकाराणां लेखनानां विषयस्य ज्ञानार्जनम, भाषा के विभिन्न जो प्रकार हैं उनके लेखन के विषय का ज्ञानार्जन करना। सी नंबर भाषा तत्वानां पर्याप्त ज्ञानम, भाषा के तत्वों का पर्याप्त ज्ञान होना। या फिर डी नंबर विषय वस्तुना ज्ञानार्जनम, विषय वस्तुओं का ज्ञानार्जन होना। तो देखिए मातृभाषा शिक्षण में इसमें ये होती क्या है, मातृभाषा क्या होती है, जो बच्चा अपने घर में सीखता है। ठीक,
माता पिता से सीखता है, अपनी माँ से जो सीखता है, वो परिवार आस पड़ोस क्षेत्र से जो सीखता है, ये सारी जो होती है उसकी मातृभाषा होती है। और ये क्या होता है, बच्चा सबसे पहले इसी को सीखता है, मातृभाषा को। जब वो स्कूल में जाता है तो वो मातृभाषा को लेकर जाता है अपनी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उच्चारणस्य ज्ञानार्जनम, ठीक। उच्चारण का ज्ञानार्जन करना ये इम्पोर्टेंट है। सॉरी, मातृभाषा शिक्षणस्य ज्ञानोद्देश्य निम्नलिखितेषु किम नास्ति, क्या नहीं होना चाहिए। उच्चारण का ज्ञान अर्जन, ऐसा नहीं है बच्चा जो देख देख के, मतलब जो देखता है वही सीख कर और वही जो है उसी का उच्चारण करता है। तो मातृभाषा शिक्षण के ज्ञान का उद्देश्य है, इसमें जो है भाषा तत्वों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, विषय वस्तु ज्ञानार्जन और भाषा के विभिन्न प्रकरणों, लेखन विषय ज्ञानार्जित, ये सब चीज़ें सम्मिलित होती है। इसमें उच्चारण ज्ञान जो होता है वो सम्मिलित नहीं होता है, ठीक। उच्चारण ज्ञानार्जनम मतलब जो उच्चारण ज्ञान होता है ये ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। इसमें शामिल है विभिन्न प्रकार के लेखन विषय ज्ञानार्जन, ये शामिल है भाषा के तत्वों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ये आपका ज़रूरी नहीं है। निम्नलिखितेषु का वा शिक्षण पद्धति अस्ति, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति है, किस पद्धति को शिक्षण पद्धति कहते हैं। चयन पद्धति को, रुचि पद्धति को, प्रेरणा पद्धति को, या फिर सर्वापी पद्धति, ये जो सभी पद्धतियां हैं। तो देखेंगे इसमें हम चयन पद्धति, इसमें क्या किया जाता है, चयन के द्वारा, इनके द्वारा विद्यार्थियों का चयन किया जाता है, वे किसी कक्षा के लिए कितने समर्थ हैं, ठीक। कौन सा विद्यार्थी किस कक्षा में पढ़ सकता है, कितनी उसके अंदर योग्यता है, ठीक, कैपेसिटी कितनी है। रुचि पद्धति में क्या होता है, अध्ययन के विषय में विद्यार्थियों की रुचि विकसित की जाती है, ठीक। इसमें क्या होता है, रुचि विकसित होती है, रुचि विकसित की जाती है। उसके बाद प्रेरणा पद्धति में क्या होता है, विषय के अध्ययन के प्रति प्रेरित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। प्रेरित किया जाता है, ठीक। चयन पद्धति बता ही दिया कि विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। इसमें देखिए, तो अभी इस तरह हम देखते हुए इसमें हम राइट आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सर्वा अपि पद्धतियाः। 7 क्वेश्चन में डी नंबर राइट हो जाएगा। सभी जो पद्धतियां हैं यहाँ पर वो सारी जो है इसमें इंक्लूड है शिक्षण पद्धति में, ठीक। शिक्षण पद्धति में चयन भी आता है, रुचि भी आएगा, प्रेरणा भी आएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद देखिए, भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री एतदर्थम उपयुक्ता भवति, इसका क्या अर्थ हुआ, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के लिए उपयुक्त होती है, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध पठन, उपर्युक्तेषु ना किंचिदपि, ऊपर मतलब जो भी दिए हुए उसमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ क्या उपयुक्त होता है, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के लिए उपयुक्त है शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, ठीक। इसमें क्या होना चाहिए, 8 में ए नंबर सही होगा, ठीक। शुद्ध लेखन जरूरी नहीं है, पठन भी नहीं है, और तो दृश्य श्रव्य सामग्री में शुद्ध उच्चारण का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या आता है, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट स्पष्ट सुनना और समझ पाना चाहिए। जब उच्चारण शुद्ध होगा तो उसको हम सुनने और समझने में समर्थ हो जाएंगे, ठीक। जिसे शुद्ध उच्चारण में सहायता मिलती है, इसमें राइट हो जाएगा ये ए नंबर। 9 क्वेश्चन देखेंगे, उपचारात्मक पद्धति व्यतिक्रमेण इति, उच्चारात्मक पद्धति क्या होता है, ए नंबर व्यतिक्रमेण समस्या प्रस्तुति करोति, ये जो है समस्या प्रस्तुति करने में बाधक होती है। समस्या अधिकृत भाषा सिद्धांता नाम ज्ञानम ददाति, समस्या से अधिकृत जो भाषा सिद्धांत हैं
उसका ज्ञान देते हैं। फिर समस्या नाम अधिज्ञानार्थम अपेक्षित काठिन्य स्तरम वर्धय, समस्या का अभिज्ञान करने में अपेक्षित जो कठिनता होती है उसको बढ़ाते हैं। फिर समस्या नाम निवारणे विजयम प्राप्त, मतलब समस्या का निवारण करने में विजय प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो देखिए उपचारात्मक पद्धति में क्या होता है, समस्या का निवारण होता है, ठीक, उपचार किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद देखेंगे 10 क्वेश्चन। भाषा शिक्षण बलहीन विद्यार्थी नाम कृत्य अत्यंत उपयुक्ता पद्धति, जो बलहीन विद्यार्थी हैं उनके लिए जो उपयुक्त पद्धति है वो कौन सी है। तो देखेंगे इसमें व्यक्तिगत शिक्षणम, इसमें व्यक्तिगत शिक्षण, समूह शिक्षण, युग्म शिक्षण या फिर उपयुक्त सर्वमपि, उपयुक्त सभी। भाषा शिक्षण में बलहीन जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए जो उपयुक्त पद्धति होती है वो होती है व्यक्तिगत शिक्षण, उनको दिया जाए। व्यक्तिगत शिक्षण में क्या होता है कि विद्यार्थी की क्षमता के आधार पर कठिनाई के विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों के शिक्षण के तरीके को संदर्भित किया जाता है। या क्या होती है, शिक्षा के लिए गतिविधि संचालित दृष्टिकोण है, ठीक, शिक्षा के लिए गतिविधि संचालित दृष्टिकोण है। इसमें जो टीचर होता है वो विद्यार्थी को उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षा देता है, ठीक। विद्यार्थी की भागीदारी को अधिक जो है प्रबल करता है, मतलब वो ऐसा टीचर ऐसा सोचते हैं कि विद्यार्थी की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सीखने में, और विद्यार्थियों की रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थी की सीखने की शक्ति और ज़रूरतों को लक्षित किया जाता है। तो ये राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 11 क्वेश्चंस। भाषा शिक्षणे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनार्थम एतद अनिवार्य यत तच्च, ऐसा कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन अनिवार्य है क्योंकि उसमें वस्तुनिष्ठ एवं विमर्शात्मक, वस्तुनिष्ठ और विमर्श दिए जाते हैं। सर्वतोमुखम एवं व्यवहार परक, वाणी से बोले गए जो मतलब जो उसमें चीज़ें होती हैं वो मुख से बोली गई होती हैं, फिर व्यवहार परक होती हैं, विश्वसनीय और योग्य होती हैं, फिर जो भी दिया हुआ है वो सारे होते हैं। तो देखिए भाषा शिक्षण वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, भाषा शिक्षण में जो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है उसके लिए अनिवार्य, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन अनिवार्य है क्योंकि उसमें वस्तुनिष्ठ एवं विमर्शात्मक, वस्तुनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठता मतलब प्रश्नों की रचना ऐसी है जिसके मूल्यांकन में विभिन्न जो अलग अलग प्रकार के जो परीक्षक हैं उनके द्वारा मूल्यांकन किए जाने पर भी एक ही परिणाम प्राप्त होता है, अलग अलग परिणाम नहीं होता है। निजी कोई दृष्टिकोण नहीं, मतलब क्या होता है, व्यक्ति का निजी दृष्टिकोण उत्तर की जांच को प्रभावित ना करने पाए। इससे क्या होता है कि जो सभी का जो अपना अपना दृष्टिकोण है वो उत्तर की जांच को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं वो प्रायः इसी दोष से युक्त होते हैं, ठीक। निबंध जो लिखे जाते हैं, जो लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं उसमें जांच में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे प्रश्न होने चाहिए इसमें जिसमें विद्यार्थी उनमें एक ही अर्थ समझे। ये आपकी वस्तुनिष्ठता हो गई, ठीक। विमर्श, उसके बाद देखिए सर्वतोमुखम एवं व्यवहार परक, सर्वतोमुखम एवं एक ही क्वेश्चन होना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार परक होना चाहिए, ठीक। विश्वसनीय होनी चाहिए और व्यवहार परक होना चाहिए। और देखिए ये परीक्षण वैध और विश्वसनीय है और यह तुक्का नहीं मारे जाते हैं, तुक्का मारने से रोकता है ये, ठीक। तो विश्वसनीय और योग्य है, तो इसलिए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, 11 का डी नंबर राइट हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका 11 क्वेश्चन में कौन सा हो जाएगा, आपका उपर्युक्त सर्वमापी, ये सभी जो हैं आपके लिए उपर्युक्त हैं। इसके बाद 12 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम नास्ति, इसमें भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। लेखन दक्षता, सृजनात्मक, विचारणात्मक शक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति, फिर भाषा अधिगम। तो देखेंगे इसमें
भाषा शिक्षण से उद्देश्य कौन सा उद्देश्य नहीं है भाषा शिक्षण का? तो सृजनात्मकता का विकास होना चाहिए भाषा का उद्देश्य, ये है। ठीक, भाषा शिक्षण में सृजनात्मकता का विकास होता है, विचारों की अभिव्यक्ति भी होती है, भाषा का अधिगम भी होता है, लेकिन लेखन में दक्षता ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है इसमें, तो इसलिए राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन, भाषा कौशल संदर्भे किम वा कथनम सत्यम नास्ति। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। भाषा कौशल विकासार्थम व्यवहारपेक्षया भाषा सिद्धांता प्रधाना। इसमें ऐसा कह रहे हैं कि भाषा कौशल के विकास के लिए विकसित करने की उपयुक्त प्रणाली व्यवहारपेक्षया भाषा सिद्धांता प्रधानता, इसमें व्याख्या प्रणाली है। ठीक, व्याख्या प्रणाली जो होती है व्यवहारपेक्षया, भाषा कौशल के विकास के लिए भाषा व्यवहारपेक्षया भाषा सिद्धांता प्रधानता, मतलब व्यवहार परक जो भाषा सिद्धांत है वो प्रधान है। फिर बी नंबर, बालकों के जो श्रवण भाषण पठन और लेखन ये जो क्रम में जो ये भाषा अधीयन्ते जो भाषा अधिकृत की गई है। फिर सी नंबर, पाठशाला सु पाठ पठन लेखन कौशल्यो कृते बलम देयम। ऐसा कह रहे हैं कि भाषा पाठशाला में जो पठन लेखन कौशल पर जो बल दिया जाता है ये है। फिर उपर्युक्त सर्वाण्यपि कौशलानि परस्परम संबद्धानि, जो उपर्युक्त जो भी सभी कौशल दिए गए हैं वो सब सारे कौशल जो संबद्ध हैं। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 13 क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर की पाठशाला सु पठन लेखन कौशल यो कृते बलम देयम। पाठशाला में पठन लेखन और लेखन कौशल पर बल देना। तो ये निगेटिव पूछा था ना कि कौन सा भाषा कौशल संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है कि, तो इसमें देखिए भाषा कौशल के विकास के लिए व्यवहार परक जो भाषा सिद्धांत प्रधान होते हैं ये राइट है। उसके बाद बालकों के लिए जो श्रवण भाषण पठन जो लेखन का क्रम है ये भाषा द्वारा अधिकृत किए गए ये भी सही है। और उपर्युक्त तो सभी जो कौशल हैं परस्परम संबद्ध हैं। उपर्युक्त जो कौशल दिए हुए हैं वो संबद्ध है एक दूसरे से। लेकिन ये जो पाठशाला में पठन लेखन कौशल पाठशाला में केवल पठन और लेखन कौशल पर बल देना चाहिए, ये आपका राइट है, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसमें निगेटिव पूछा है तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका राइट हो जाएगा सी नंबर। आपका इसमें सी नंबर राइट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखेंगे, बाला ताम भाषां बहुशीघ्रं शिक्षयन्ति यस्याः व्याकरणं सहसा न जानाति कस्य वदनम इदम। इसमें ऐसा बोल रहा है आपका कि कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा अध्यापन के समय कठिन प्रश्नों को और संशयों को पूछा जाता है। एक मिनट, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बालाः ताम भाषां बहुशीघ्रं शिक्षयन्ति। बालाः, देखिए बालक उस भाषा को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, यस्याः जिसका व्याकरण वे नहीं जानते हैं, सा ना जानाति। बालक उस भाषा को जल्दी सीख लेते हैं जिसका व्याकरण वो नहीं जानते। कस्य वचन इदम, ये किसका कथन है, मतलब ये किसने कहा है कि बालक जो होते हैं वो जिस भाषा में व्याकरण नहीं होता है उसको जल्दी सीख ले, भाषा को बहुत जल्दी सीख लेते हैं जिनका व्याकरण वे नहीं जानते हैं। ये कथन किसने कहा है? लॉर्ड लाई मेकाल इत्यस्य ने कहा है, जीन पियाजेट ने कहा है, महर्षि पतंजलि ने, फिर लाई स्वीट इत्स ने कहा है। तो देखिए इसको लॉर्ड मैकाले ने कहा है। लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा है? उन्होंने, महर्षि पतंजलि ने कहा है, उन्होंने भी व्याकरण शिक्षण के महत्व का वर्णन करते हुए कहा है कि यदि तुम बहुत विद्वान नहीं बन पाते हो तो भी व्याकरण पढ़ो, ताकि
स्वजन स्वजन ना बने। और सकल मतलब संपूर्ण, जो टूटा हुआ ना बने, टूटी फूटी जो भी बने। सकृत किसी समय सकृत ना हो जाए उस आपके उच्चारण में, वो ऐसा कहते हैं। ये मतलब उनका ये कहना है महर्षि पतंजलि का कि यदि तुम बहुत विद्वान नहीं बन पाते हो तो भी व्याकरण पढ़ो, ताकि तुम कुत्ते के समान ना बने रहो, और तुमको जो भी टूटी फूटी भाषा तुमसे ना बन पाए उसको भी तुम बनाने का प्रयास करो। अपने उच्चारण में चीज मतलब वो जो व्याकरण है उसको ले आओ। इन्होंने व्याकरण को ज़्यादा महत्व दिया है। तो इसलिए और यहाँ पर देखिए लॉर्ड मैकाले क्या कहते हैं, और ये कहते हैं कि बालक उस भाषा को बहुत जल्दी सीख लेते हैं जिनका सामान्य जीवन में प्रयोग देखते हैं, परंतु व्याकरण वे नहीं जानते हैं। ठीक। अब देखिए मातृभाषा जो होती है वो बच्चा घर पर सीखता है, उसमें व्याकरण ये सब चीज़ें, जो बच्चा छोटा होता है तो वो व्याकरण को ज़्यादा फोर्सली नहीं समझने का प्रयास करता, उसको जो भी सुनाई देता है वो देखकर समझकर सीख लेता है। तो इसमें इसलिए राइट आंसर आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा ए। 15 क्वेश्चन लास्ट देखेंगे। कक्षायाम अध्यापन समय, कक्षा के अध्यापन के समय विद्यार्थी ना कठिन प्रश्नानाम संशयाक्षम। कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा अध्यापन के समय कठिन प्रश्नों को और संशयाश्च पृच्छन्ति मतलब जो संशय युक्त होते हैं प्रश्नों को पूछा जाता है। भवती किम करोति, ऐसा कह रहे हैं तो आप क्या करेंगे। कक्षा में जो है विद्यार्थियों के द्वारा अध्ययन के समय कठिन प्रश्नों और संशयों को पूछा जाता है, उनके अंदर जो भी डाउट्स हैं वो पूछे जाते हैं, तो आप क्या करेंगे। तान पुस्तकम पठितुम उक्त्वा तदनु चर्चां कृत्वा संशय निवारणं करोमि तथा च प्रश्नानाम उत्तरम अनंतरम करोमि। ऐसा कह रहे हैं इसमें कि तान उनको पुस्तक पढ़ने को कहकर उन संशयों के अनुकूल चर्चा करके संशय का निवारण करेंगे तथा प्रश्नों के उत्तर बाद में देंगे। तादृश विद्यार्थिनः तर्जयित्वा अनुशासने भवितुम आदिशामि। ऐसा कह रहे हैं कि उन विद्यार्थियों को डांटकर अनुशासन में रहने का आदेश देंगे। पूर्व में वो संपूर्ण सज्जता कृत्वा कक्षायां तेषां पूर्व में वो पहले से संपूर्ण तैयार होकर कक्षा में ही उनके प्रश्नों और संशयों का निवारण करेंगे। फिर डी नंबर तेषां सर्वान् प्रश्नान् संशयान् लिखित्वा अनंतर दिने परिष्करोमि। ऐसा कह रहे हैं कि उनके सभी प्रश्नों को और संशयों को लिखकर अगले दिन उत्तर देंगे। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका, अब इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि तान पुस्तकम पठितुम उक्त्वा तदनु चर्चां कृत्वा संशय निवारणं करोमि तथा च प्रश्नान् उत्तरान् अनंतरम करोमि। उनको ऐसा कहेंगे कि उन पुस्तक पढ़ने को कहकर उन संशयों को अनुकूल चर्चा करके संशय का निवारण करेंगे तब प्रश्नों के उत्तर बाद में देंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। तो ये रहे आज आपके शिक्षण के 15 क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक और इसको समझने का प्रयास करिएगा। बाकी आज आपके 15 क्वेश्चंस में दिए गए जा चुके हैं। वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।